आज राज्यसभा की कार्रवाई शुरू होते ही विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया। इसके बाद पहले 10:30 बजे और उसके बाद 11:30 बजे तक के लिए सदन की कार्रवाई को स्थगित करना पड़ा। आपको बता दें कि कांग्रेस, डीएमके और टीएमसी ने राज्यसभा में कार्य स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया। विपक्ष की मांग है कि किसानों की मांगों पर पहले चर्चा हो। आज लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा है, लेकिन विपक्ष किसानों पर चर्चा की मांग पर अड़ा हुआ है। इससे पहले 3 कृषि कानून के विरोध में 20 से ज्यादा विपक्षी दलों ने राष्ट्रपति के अभिभाषण का बहिष्कार किया था। 10:30 बजे तक के लिए पहले राज्यसभा को स्थगित किया गया, उसके बाद 1 घंटा और बढ़ा दिया गया। 11:30 बजे तक के लिए अब राज्यसभा स्थगित है। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने ये कहा कि पहले ही इस बिल पर चर्चा हो चुकी है। Demanding that there should be question over, and government has agreed, and government question over is going on. Members are interested in question overs and disturbing like this. Whether they want question over or not, let them place it on record. And from tomorrow, there will be discussion on Rashtrapati's Thanksgiving motion. Even Rashtrapati ji has mentioned about the farmers. I understand your concern. Then our discussion is that they don't want to run the house. They want to disturb. This is not fair. And zero hour also they are not participating. Question hour also they are not participating. Okay, it is highly unfair. It is injustice. आतंकवादी, देशद्रोही कहा जा रहा है। बुजुर्ग किसानों की आंखें फोड़ी जा रही है। अगर ऐसे मुद्दे पर हम सदन में चर्चा नहीं कर सकते तो फिर सदन चलाने का मतलब क्या है? कल भी तो चर्चा हो सकती है, जैसा चेयरमैन ने कहा। देखिए, ऐसा है कि वो चेयरमैन साहब ये कह रहे हैं कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पे जब चर्चा हो उस समय आप विषय रखिए। मैं कह रहा हूं कि और सारे जो विपक्षी दल थे उनकी ये मांग थी कि आप इस पर चर्चा करके ये तीनों काला कानून वापस होना चाहिए। हुआ है उसमें आश्चर्य की क्या बात है? किसानों के मुद्दे पर अगर हंगामा नहीं करेंगे तो किस विषय पे करेंगे? संसद क्यों है? हजारों किसान 60 दिन से वहां सर्दी में, पानी में बैठे हैं। 100 से ज्यादा किसान मर गए वहां। उसके ऊपर अगर आप सदन में चर्चा नहीं होने देते तो हंगामा तो होगा। हमें क्या हंगामा करने की कोई शौक नहीं है। वहीं कल बजट में मोदी सरकार ने पश्चिम बंगाल को सड़क परियोजना का बड़ा तोहफा दिया, लेकिन पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी को शायद ये रास नहीं आया। बिल्कुल, आपको बता दें कि ममता बनर्जी ने बजट के बहाने बीजेपी पर उल्टा निशाना साधा है। ममता बनर्जी ने सारा खेल कहा है कि ये सब कुछ जो भी बजट में कहा गया है वो चुनाव के मद्देनजर कहा गया है। আগের বার ইলেকশনের আগে বলেছিল 7 चाय बागान हम खुल देंगे, बोलेছিলো कि बोलेनी। ए चाय बागान का मजदूर अगर कोई है तो आप लोगों को पता है कहा था कि नहीं कहा था? और आज क्या किया? फिर बोला हम 1000 करोड़ दिया। किसमें दिया? पहले तो जो बोला था वही नहीं किया। कभी आप करते कुछ नहीं, खाली झूठा बोलते हैं और झूठा आरोप कर लगाते हैं। यही आपका काम है, और कोई काम नहीं है, खाली झूठा भाषण करना। बंगाल में रोड बनाएगा चुनाव का टाइम में। বাংলায় নাকি রাস্তা বানাবে। বাংলায় রাস্তাই রাস্তা দেখাচ্ছে। বাংলায় রাস্তা বানানোর দরকার নেই। যাও কি কৃষকরা বসে আছে, এই টাকাটা কৃষকদের দাও। যাও ওই বিল উইথড্র করে নিয়ে বাংলায় রোড আমরা বানিয়ে নেব। ইলেকশনের সময় এই রাজনীতি করবে না। बेहतर हिंदुस्तान भी, जान भी, जहान भी कल पेश हुए मोदी सरकार के बजट को इस लाइन से समझा जा सकता है। कोरोना के संकट के काल में वित्त मंत्री ने लोगों की सेहत के साथ साथ उनके विकास का पूरा ध्यान रखा है। कोशिश की गई है कि हर सेक्टर को कुछ ना कुछ मदद दी जाए ताकि अर्थव्यवस्था का पहिया पहले जैसी रफ्तार पकड़ सके। I have provided 35,000 crores of rupees for COVID-19 vaccine. जान भी, जहान भी। यह बजट उन सेक्टर्स पर विशेष रूप से केंद्रित है जिनसे वेल्थ और वेलनेस दोनों ही तेज गति से बढ़ेंगे। जान भी, जहान भी। इसमें एमएसएमईज और इंफ्रास्ट्रक्चर पर विशेष रूप से जोर दिया गया है। नई चुनौतियां, नई उम्मीदों के बीच मोदी सरकार के नए बजट का मजमून यही है, जान भी, जहान भी।
जान यानी कोरोना संकट के बीच लोगों की जिंदगियां बचाना और उन्हें बेहतर से बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं देना, और जहान यानी महामारी के दौर की मुश्किलों से निकालकर आम आदमी की जिंदगी को बेहतर से बेहतर बनाना। इसी सोच और सपने के साथ जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज अपना तीसरा बजट पेश किया, तो जान भी और जहान भी के इन नए मंत्र की झलक बजट में साफ दिखाई दी, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा ख्याल लोगों की सेहत का ही रखा गया है। Honorable Speaker, I have provided 35,000 crores of rupees for COVID-19 vaccine in this year 21-22. I am committed to provide further funds if required. So the budget outlay for health and well-being is 2,23,846 crores in this BE 21-22, as against the BE of only 94,452 crores, and it marks an increase of 137%. The details of the same are at Annexure 1 of the speech. With the addition of Atmanirbhar. स्वास्थ्य क्षेत्र के बजट में सिर्फ भारी इजाफा ही नहीं किया गया है, बल्कि जन जन के कल्याण के लिए इसे आत्मनिर्भर भारत अभियान से जोड़कर एक नई स्कीम भी शुरू की गई है। इन योजना को पीएम आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना का नाम दिया गया है, जिसके तहत सरकार अगले 6 साल में करीब 64,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी। इन नई योजना का मकसद देश के हर इलाके तक जरूरी स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ाना है। इसके साथ 75,000 ग्रामीण हेल्थ सेंटर खोले जाने की भी तैयारी है। लोगों का स्वास्थ्य स्वच्छता से भी सीधे तौर पर जुड़ा है। ऐसे में मोदी सरकार के बजट में स्वस्थ भारत के जरिए स्वस्थ भारत का खाका तैयार किया गया है। Swachh Bharat and Swasth Bharat. For further Swachhata of urban India, we intend to focus on complete fecal sludge management and wastewater treatment, source segregation of garbage, reduction in single-use plastic, reduction in air pollution by effectively managing waste from construction and demolition activities, and bioremediation of all legacy dump sites. सरकार ये समझती है इन कोशिशों और योजनाओं को अमली जामा पहनाने के लिए अर्थव्यवस्था को फिर से पटरी पर लाना जरूरी है, ताकि लोगों को रोजगार मिल सके। बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च में अभूतपूर्व वृद्धि के साथ साथ कई व्यवस्थागत सुधार किए गए हैं, जिसका बहुत बड़ा फायदा देश में ग्रोथ और जॉब क्रिएशन, रोजगार के लिए बहुत लाभ होगा। उधर विनिवेश के जरिए पैसे जुटाने के ऐलान को विपक्षी नेता रोजगार के लिए नया संकट बता रहे हैं। जितने भी पब्लिक सेक्टर्स है डिसइन्वेस्ट करना, यानी जो एश्योर्ड एम्प्लॉयमेंट है उसको भी निकालने की उन्होंने कोशिश कर रही है। तो ऐसा इस बजट में खासकर गरीबों के लिए कुछ भी नहीं है। हालांकि उम्मीद यही है कि अर्थव्यवस्था पर कोरोना महामारी की मार से उबारने में ये बजट असरदार हो, ताकि लोगों की जिंदगी में नया बदलाव आ सके। आज तक म्यांमार में वही हुआ जिसका खतरा कई दिनों से मंडरा रहा था। सेना ने आखिर चुनाव के जरिए चुनी गई सरकार को कुर्सी से हटा दिया और सत्ता कब्जा ली। लोकतंत्र में भी सेना का दखल था, लेकिन अब सेना ने तख्ता पलट करके खुद कमान संभाल ली है। दुनिया भर में इसका विरोध हो रहा है। बर्मा में सेना ने किया तख्ता पलट। पहले चुनाव पर सवार, अब सत्ता पर कब्जा। लोकतंत्र की छोटी उम्र, फिर तानाशाही की आहट। यंगून की सड़कों पर सेना के ट्रकों की ये आवाजाही साफ बता रही है कि यहां लोकतंत्र को एक बार फिर सेना की नजर लग गई है।
कुछ हफ्तों की खींचतान के बाद आखिर सेना ने यहां सत्ताधारी पार्टी नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी यानी NLD को सत्ता से बाहर करके कमान अपने हाथ में ले ली। आंग सान सू की समेत NLD के सभी बड़े नेता गिरफ्तार कर लिए गए। म्यांमार की सेना ने 1 साल की इमरजेंसी का ऐलान करते हुए सैन्य प्रमुख मिन आंग लाइंग को सत्ता सौंप दी। इसके बाद यंगून की सड़कों पर हालात कुछ ऐसे थे। कई अहम सड़कों को बंद कर दिया गया था। बैरिकेडिंग के पीछे कतार से सेना की बख्तरबंद गाड़ियां खड़ी दिखी। यंगून सिटी हॉल के बाहर सन्नाटा पसरा था और यहां भी सेना की मौजूदगी थी। इन सब के बीच डरे सहमे लोग आने वाले दिनों की मुश्किलों को सोचकर खाने पीने का सामान जुटाने में लग गए। सुपर बाजार के बाहर कतार लग गई। सत्ताधारी पार्टी के सांसदों को उनके घरों से गिरफ्तार कर लिया गया। सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें आईं, मसलन एक ये जिसमें सांसद पापा हान को उनके घर से गिरफ्तार किया गया है। एक कार में बैठाकर उनको ले जाया गया जिसके पीछे सेना का ट्रक चल रहा था। हालांकि सैन्य तख्ता पलट के खिलाफ आवाजें उठ रही हैं। बर्मा के सैन्य तख्ता पलट को लेकर कई देशों में प्रदर्शन हुए। बैंकॉक में इसके खिलाफ लोग सड़कों पर उतरे। उधर जापान में भी प्रदर्शन किया गया। संयुक्त राष्ट्र ने भी बर्मा के तख्ता पलट पर चिंता जताई है। These developments represent a serious blow to democratic reforms in Myanmar. The Secretary General stresses that the November 8th general election provide a strong mandate for the National League for Democracy, reflecting the clear will of the people of Myanmar to continue on their hard-won path to democratic reform. चुनाव के नतीजों पर सवाल उठाने के बाद से ही लग रहा था कि बर्मा में सेना लोकतंत्र का गला घोंटने की तैयारी में है और आखिर में ये सच साबित हुआ। आज तक ब्यूरो। एक बार फिर बात करेंगे किसान आंदोलन की, क्योंकि किसानों ने चक्का जाम का ऐलान कर दिया है। तो वहीं दिल्ली की किलेबंदी भी शुरू हो गई है। बॉर्डर पर ऐसी सुरक्षा की गई है कि परिंदा भी पर न मार सके। बिल्कुल, हम आपको बता दें कि गाजीपुर में तो कई लेयर का घेरा बाकायदा बनाया गया है। कटीले तार लगे हैं तो सड़क पर कीलें भी जड़ दी गई है। देखिए दिल्ली के तीनों बॉर्डर की ग्राउंड रिपोर्ट। हाईवे पर तारबंदी, कटीले तारों की बाढ़, सड़कों पर कीलों का अंबार, लगी सीमेंट की मजबूत दीवार, लोहे की पुलिस बैरिकेडिंग। ये है दिल्ली बॉर्डर का हाल। अड़े हैं किसान तो जम गए जवान। राजधानी के तीनों बॉर्डर का हाल कुछ ऐसा ही है। 26 जनवरी की हिंसा से सबक लेते हुए दिल्ली पुलिस ने ऐसी किलेबंदी की है कि क्या कहने। दिल्ली में सुरक्षा के ऐसे इंतजामात पहले शायद ही दिखे हों। किसान आंदोलन का केंद्र बने गाजीपुर बॉर्डर पर पहरा सबसे गहरा है। मेरठ एक्सप्रेसवे बंद है। हाईवे पर ही कई लेयर की सुरक्षा है। पहले लोहे की कीले, फिर बैरिकेडिंग, फिर कटीले तारों की बाढ़, फिर छोटी सीमेंट की दीवार, फिर लोहे की बैरिकेडिंग, फिर दीवार, फिर तारबंदी, फिर भारी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती। कुछ यही आलम है गाजीपुर बॉर्डर का, जहां हम तस्वीरों के जरिए आपको दिखाएं कि किस तरीके से सुरक्षा के इंतजाम तो है ही, जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि सुरक्षा के साथ साथ जो पूरा पुलिस का मुहकमा है वो यहाँ पर तैनात कर दिया गया है। और पुलिस बल तो तैनात है ही, साथ ही साथ वज्रवाहन, वाटर कैनन, साथ ही कटीले तारों का जो पूरा का पूरा ये चित्र है, ये साफ तौर पर ये बताने को काफी है कि किस तरीके से पुलिस ने अपनी तरफ से कोई भी कसर नहीं छोड़ी।
हाईवे के नीचे जा रही सड़क के जंगल के रास्ते पर भी फेंसिंग और किलेबंदी है। किसानों का आंदोलन तेज होने की आशंका की वजह से कई स्तरों का सुरक्षा चक्र तैयार किया गया है ताकि परिंदा भी पर न मार पाए। सिंघू बॉर्डर, जहां किसानों का सबसे ज्यादा जमावड़ा है, वहां भी सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम है। दिल्ली पुलिस ने इस बॉर्डर पर ऐसा बंदोबस्त किया कि हरियाणा की ओर से कोई प्रदर्शनकारी दिल्ली में न घुस पाए। 26 जनवरी के बवाल से सबक लेते हुए पुलिस वालों को फेस शील्ड मुहैया कराई गई है ताकि तलवारों के हमले से बचा जा सके। सिंघू बॉर्डर को पुलिस की छावनी में तब्दील कर दिया गया है। जो प्रोटेस्ट साइट है वो कुछ 600-700 मीटर अंदर की तरफ है और यहाँ जो सड़क है पूरा हाईवे अच्छे से ब्लॉक कर दिया गया है। सिविलियन वाहन जो है वो लगभग 1.5 किलोमीटर पहले रोक दिए गए हैं। किसी को यहाँ तक गाड़ी लेकर आने की परमिशन नहीं है, सिर्फ पुलिस की गाड़ियां ही यहाँ तक आ सकती है। और जैसा कि आप देख रहे हैं, पुलिस पैरामिलिट्री की प्रेजेंस कई गुना बढ़ा दी गई है। यहाँ पर जो पहले सिर्फ एक सिंगल लाइन के मेटल बैरिकेडिंग हुआ करती थी, उसके आगे कंक्रीट के बैरिकेड लगा के, मेटल के गर्डर लगाकर रेजर वायर भी बांध दिया गया है ताकि कोई आगे पीछे ना जा सके। दिल्ली के टिकरी बॉर्डर पर तो पुलिस ने सड़कें खोदकर सीमेंट की कीलें गाड़ दी हैं। इन कीलों की लंबाई तो देखिए, इन्हें कोई गाड़ी पार नहीं कर सकती। टीकरी बॉर्डर पे इस वक्त हम हैं और टीकरी बॉर्डर की आपको तस्वीर दिखाते हैं। आप ये देखिए, ये सीमेंट के बड़े बड़े ब्लॉक हैं, 2 ब्लॉक्स हैं। पहले ये ब्लॉक्स खाली रखे रहते थे, लेकिन अब देखिए, हम आपको पहला वाला जो ब्लॉक दिखाते हैं, उनमें देखिए पहले मिट्टी भरी हुई है, फिर ऊपर सीमेंट लगाकर, गिट्टी लगाकर के उनको एक दीवार सी बना दी गई है। एक इतनी चौड़ी दीवार आप देख सकते हैं। उसके बाद फिर एक और इसी तरीके के सीमेंट के बड़े बड़े ब्लॉक रखे हुए हैं जिनमें मिट्टी भरी हुई है। इसमें भी आगे सीमेंट लगाने की तैयारी है। ये तो रखा गया ताकि जो ट्रैक्टर्स हैं, जो ला करके वो इन ब्लॉक्स को हटा देते थे खींच के, इनको हैवी बनाया गया है ताकि इन्हें आसानी से हटाया ना जा सके। किसानों ने 6 फरवरी को चक्का जाम का ऐलान किया। इसे देखते हुए इस बार प्रशासन पहले से अलर्ट है। दिल्ली में किसानों का जमावड़ा और न बढ़े, इसके लिए ट्रेनों को भी डाइवर्ट किया गया है। पंजाब मेल दिल्ली पहुंचने से पहले ही रोहतक से मुंबई रूट पर डाइवर्ट कर दी गई है। किसान नेताओं का दावा है कि 1000 किसान इस ट्रेन से दिल्ली आ रहे थे। गंगानगर से पुरानी दिल्ली आने वाली ट्रेन को बहादुरगढ़ पर ही खत्म कर दिया गया। दिल्ली से सुशांत मेहरा, अरविंद ओझा और अनीशा माथुर के साथ आज तक ब्यूरो। 26 जनवरी की हिंसा के बाद किसानों ने चक्का जाम की नई तारीख तय कर दी है। जी हां, यह तारीख 6 फरवरी की है जब किसान 3 घंटे तक के लिए सड़क पर उतरेंगे। बिल्कुल, आपको बता दें कि किसान को 26 जनवरी को ट्रैक्टर परेड के दिन गिरफ्तार हुए लोगों पर एतराज है। आंदोलन स्थल पर इंटरनेट और बिजली पानी के कनेक्शन काटे जाने पर भी किसान आक्रोशित हैं। दिल्ली बॉर्डर पर किसान अड़े हैं तो सुरक्षा के लिए जवान भी डटे हैं। 26 जनवरी के ट्रैक्टर परेड के बाद अब किसानों ने चक्का जाम का ऐलान किया है, लेकिन इस बार दिल्ली पुलिस अलर्ट है, तैयार है। किसान नेताओं ने कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में चक्का जाम करने की तारीख जारी की। 6 फरवरी को दोपहर 12 से 3 बजे तक किसान चक्का जाम करेंगे। किसान मोर्चा ने चक्का जाम की वजह अभिव्यक्ति की आजादी को सीमित करना, 100 से ज्यादा गिरफ्तारियां, इंटरनेट पर रोक, सड़क पर सीलिंग, बिजली पानी काटने को बताया है। यहाँ पर पानी बंद किया गया, इंटरनेट बंद है, लोगों को आने जाने की समस्या है। मुझे नहीं लगता गैर मानवीय तरीका है। पुरअमन तरीके से हम बैठे, इस तरह की कार्रवाई तो नहीं होनी चाहिए। किसान नेताओं की ओर से एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है। किसानों की ओर से अपील की गई है कि जो लोग 26 जनवरी के प्रोटेस्ट के बाद से गायब हैं या उन पर किसी तरह की कोई कार्रवाई हुई है, वो संपर्क करें ताकि किसान यूनियन उनके लिए कानूनी लड़ाई लड़ सके। जितने भी केस दर्ज हुए हैं किसानों के ऊपर, उन सब का जो केस है वो हमारी तरफ से, किसान यूनियन की तरफ से लड़े जाएंगे और सबका जो खर्चा है वो किसान यूनियन उठाएगी। जहां भी वकील करना हो, जिस कोर्ट में करना हो, कृपया वो हमें बताएं,
उनके मुकदमे सब हम लड़ेंगे। कृषि कानून के खिलाफ किसानों का आंदोलन नवंबर से ही जारी है। 26 नवंबर को पहली बार किसानों ने दिल्ली कूच का फैसला किया, फिर वो दिल्ली में ही जम गए। 8 दिसंबर को किसानों ने भारत बंद की कॉल दी। मांगों को लेकर दबाव बढ़ाने के लिए किसानों ने 26 जनवरी को ट्रैक्टर परेड निकाली। 30 जनवरी को 26 जनवरी की हिंसा के खिलाफ सद्भावना दिवस मनाया और अब 6 फरवरी को चक्का जाम का ऐलान किया है। 6 फरवरी को किसानों के चक्का जाम के ऐलान के बाद प्रशासन चौकस है। तीनों बॉर्डर पर अभूतपूर्व सुरक्षा के इंतजामात हैं। तो दिल्ली आने वाले किसानों को रोकने की कवायद भी की जा रही है। पंजाब और राजस्थान से दिल्ली आने वाली 2 ट्रेनों को डायवर्ट किया गया है। हरियाणा सरकार ने 7 जिलों कैथल, पानीपत, जींद, रोहतक, चरखी दादरी, सोनीपत और झज्जर में वॉइस कॉल को छोड़कर इंटरनेट सेवाओं, एक साथ सैकड़ों की तादाद में भेजे जाने वाले SMS और मोबाइल नेटवर्क पर दी जाने वाली सभी डोंगल सेवाओं को बंद करने की मियाद 2 फरवरी 2021 शाम 5 बजे तक के लिए बढ़ा दी है। राजस्थान के ओम प्रकाश धेरतवाल नाम के व्यक्ति को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने फेक न्यूज फैलाने के आरोप में गिरफ्तार किया है। आरोप है कि पुराने वीडियो के आधार पर उसने दावा किया कि किसान आंदोलन के असर से पुलिस वालों ने बड़े पैमाने पर त्याग पत्र दिए हैं। दिल्ली से सुशांत मेहरा, अरविंद ओझा और अनीशा माथुर के साथ आज तक ब्यूरो।